नमस्कार, मैं डॉक्टर हनुमंत पवार, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय किल्लारी, बीए द्वितीय वर्ष, सत्र 3, प्रश्न पत्र क्रमांक 6, निबंध तथा कथितर गद्य में आप सभी का स्वागत है। आज हमें छठा निबंध देखना है। जीवन में साहित्य का स्थान, प्रेमचंद द्वारा लिखित यह निबंध आज हमें देखना है। सर्वप्रथम प्रेमचंद का परिचय हम देखेंगे। हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ तथा लोकप्रिय रचनाकार के रूप में प्रेमचंद जी का अपना नाम है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास लम्ही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में उन्होंने नवाब राय नाम से लेखन किया। आगे चलकर वे 7 साल के थे, उनकी माता का देहांत हुआ। 15 वर्ष की आयु में ही पिता चल बसे। परिणामतः आर्थिक संकटों से जूझते हुए 1910 में उन्होंने इंटर पास किया। 1919 में बीए पास किया। 1920 में गांधीवादी विचारधारा और आंदोलन के संपर्क में आने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दिया और वे सरकारी आंदोलन में या स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को सम्मिलित करते रहे। इतना ही नहीं, वे प्रेमचंद 1916 में हिंदी में आ गए। यह नाम उन्हें आजाब राय मुंशी ने दिया। उन्होंने 300 से ऊपर कहानियाँ लिखी, जो मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है। उन्होंने जमाना, मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। हिंदी के ऐसे महान रचनाकार का निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ। उनकी प्रमुख रचनाओं में इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी। इनमें प्रमुख कहानियाँ हैं कफन, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, सदगति, सुजान भगत, ईदगाह आदि उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। उनके प्रमुख उपन्यासों में सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, निर्मला, गोदान और उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र यह अधूरा रह गया। इन्होंने नाटक भी लिखे। संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी यह उनके नाटक है। उन्होंने लेख तथा निबंध भी लिखे हैं। प्रेमचंद विविध प्रसंग, साहित्य का उद्देश्य, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला आदि उनके लेख तथा निबंध है। उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा। राम कथा, कुत्ते की कहानी, जंगल की कहानियाँ, दुर्गादास आदि उनकी बाल रचनाएं हैं। जहाँ तक प्रेमचंद की कथा साहित्य का संबंध है, उनकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। कहानी और उपन्यास की कथा को राजा महाराजाओं के महल से बाहर निकालकर खेत खलिहान, झोपड़ी के साथ जोड़ने का काम प्रेमचंद जी ने कर दिया। कहानी और उपन्यासों में अर्थात प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में वह कल्पना का चित्रण करने के बजाय वास्तविक दुनिया तथा आम जीवन का चित्रण उन्होंने कर दिया। आदर्श तथा यथार्थ का समन्वय उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण उनकी रचनाओं में प्रस्तुत होता है। मानवतावाद की स्थापना उन्होंने कर दी। साथ ही उपेक्षित पात्रों के प्रति सहानुभूति निर्माण कराने का प्रयास अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने कर दिया है। जहाँ तक हमारे पाठ्यक्रम का प्रश्न है, वह उनका जीवन में साहित्य का स्थान, यह उनका निबंध हमें पाठ्यक्रम में रखा गया है और इस निबंध की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। इस निबंध में अभिव्यक्त विचार इस प्रकार से है। पहला मुद्दा है
साहित्य का आधार जीवन। अर्थात प्रेमचंद जी का मानना था साहित्य का आधार जीवन है। इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। उसकी अटरियाँ, मीनार, गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियाद मिट्टी के नीचे दबी पड़ी रहती है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसीलिए अनंत है, अगम्य है। किंतु साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसीलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है, नियम है, जिनसे वह इधर उधर नहीं हो सकता। अर्थात साहित्य का आधार जीवन है। जीवन को छोड़कर कभी साहित्य लिखा नहीं जाता। इस संकल्पना को लेखक ने यहाँ स्पष्ट किया है। दूसरा मुद्दा वो बतलाते हैं, जीवन का उद्देश्य आनंद, किंतु साहित्य का उद्देश्य सत्यम एवं सुंदरम। सही है कि लेखक ने ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ कही है। जीवन का उद्देश्य आनंद ही है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। जीवनानंद को किसी को रत्न, किसी को लंबे चौड़े भवन, किसी को ऐश्वर्य चाहिए, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है, इससे पवित्र है। उसका आधार सुंदर एवं सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। अर्थात साहित्य के माध्यम से सत्य और सुंदर की स्थापना करना, यह साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बात लेखक ने कही है। वैसे तो ऐश्वर्य और भोग के आनंद में ग्लानि या पश्चाताप छिपा रहता है, उससे अरुचि उत्पन्न हो सकती है, परंतु सुंदर से जो आनंद प्राप्त होता है वह अखंड और अमर होता है। इसीलिए साहित्य का उद्देश्य सत्य और सुंदर है। इस प्रकार की बात लेखक ने कह दी है, वह सही है। तीसरा मुद्दा लेखक बतला देते हैं, साहित्य तो कहीं भी रस खोजता है। लेखक का मानना है साहित्य के 9 रस कहे जाते हैं। अब प्रश्न यह है, इनमें से विभत्स में कौन सा आनंद या रस मिलता है? किंतु लेखक कहते हैं कि इसमें भी रस प्राप्ति होती है। जैसे भारतेंदु ने श्मशान का जो वर्णन किया है वह कितना विभत्स है। प्रेत और पिशाचों का अधजले मांस के लोदड़े नोचना, हड्डियों को चटर पटर चबाना विभत्स की पराकाष्ठा है। किंतु वह विभत्स होते हुए भी सुंदर है, क्योंकि उसकी सृष्टि पीछे आने वाले स्वर्गीय दृश्य के आनंद को तीव्र करने के लिए हुई है। साहित्य कहीं भी एक प्रकार से रस या आनंद खोजता है। आनंद के सिवा साहित्य नहीं है, परंतु मात्र आनंद या मनोरंजन यह साहित्य का उद्देश्य नहीं है। साहित्य कहीं पर भी एक प्रकार से रस खोजने का काम करता है। वह राजा के महल में, गरीब की झोपड़ी में, गंदे नालों के अंदर आदि जगह पर कहीं पर भी एक प्रकार से उस रस को मूर्तिमान कराने का काम वह साहित्य करता है। इसीलिए साहित्य का मुख्य उद्देश्य एक प्रकार से रस की खोज करना है। यह बात लेखक ने यहाँ स्पष्ट की है। लेखक आगे कहते हैं, साहित्य में केवल एक ही रस होता है, श्रृंगार। लेखक का मानना है जो मौलिक है, यथार्थ है, अकृत्रिम है, वही आनंद है। आनंद कृत्रिमता और आडंबर से कोसों दूर भागता है। साहित्य में केवल एक ही रस है, वह है श्रृंगार। जो रस श्रृंगार विहीन और असुंदर हो, जिस रचनाओं में केवल वासना प्रधानता हो, जिसका उद्देश्य कुत्सित भावों को जगाता हो,
जो केवल बाह्य जगत से संबंध रखता हो वह साहित्य नहीं है। जासूसी उपन्यास अद्भुत होते हैं, लेकिन हम उसे साहित्य तब कहेंगे जब उसमें सुंदरता का समावेश हो। अर्थात साहित्य केवल एक प्रकार से कुत्सित भावनाओं का या वासना प्रधानता साहित्य में अगर है तो वह साहित्य नहीं है, बल्कि साहित्य में एक प्रकार से सुंदरता का अंकन होना आवश्यक है। लेखक ने पांचवा और महत्वपूर्ण मुद्दा स्पष्ट किया है कि सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का होता है। लेखक कहते हैं सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार का होता है। 1 जिज्ञासा का संबंध है, 2 प्रयोजन का संबंध है और 3 आनंद का संबंध है। अर्थात जिज्ञासा, प्रयोजन और आनंद, यह सत्य से आत्मा का संबंध इन 3 प्रकारों से होता है। इस प्रकार की बात लेखक ने कही है। जिज्ञासा का संबंध दर्शन का विषय है, प्रयोजन का संबंध यानी उद्देश्य विज्ञान का विषय है और साहित्य का विषय केवल आनंद का संबंध है। सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है वही वह साहित्य हो जाता है। जिज्ञासा का संबंध विचार से है, प्रयोजन का संबंध स्वार्थ बुद्धि से है, आनंद का संबंध मनोभावों से है। अर्थात जिज्ञासा, प्रयोजन और आनंद, इन तीनों से एक प्रकार से सत्य की खोज की जाती है और साहित्य की निर्मित होती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बात लेखक ने कही है। लेखक छठा मुद्दा बतलाते हैं कि सत्य, आनंद, साहित्य का अनन्य संबंध है। अर्थात सत्य, आनंद और साहित्य, इन तीनों का घनिष्ठ संबंध है। वह कहते हैं सत्य जहाँ आनंद का स्रोत बन जाता है वही वह साहित्य हो जाता है। जिज्ञासा का संबंध विचार से है, प्रयोजन का संबंध स्वार्थ बुद्धि से है और आनंद का संबंध मनोभावों से है। साहित्य का विकास मनोभावों द्वारा ही होता है। एक ही घटना या दृश्य या कांड को हम तीनों ही भिन्न भिन्न नज़रों से देख सकते हैं। जैसे हिम से ढंके हुए पर्वत पर उषा का दृश्य दार्शनिक के गहरे विचार की वस्तु है, वैज्ञानिक के लिए अनुसंधान की और साहित्य के लिए विवलता की वस्तु है। विवलता एक प्रकार का आत्मसमर्पण ही है। साहित्य में हम पृथकता का अनुभव नहीं कर सकते, ना ही ऊंचे नीच भले बुरे का भेद कर सकते हैं। अर्थात साहित्य, सत्य, आनंद और साहित्य, इनका घनिष्ठ संबंध होता है और तभी जाकर अच्छे साहित्य की निर्मित होती है, सार्थक साहित्य की निर्मित होती है। इस प्रकार की बात लेखक ने कही है। लेखक अगला मुद्दा बतलाते हैं जीवन क्या है। इस संकल्पना को वांकित करते हुए लेखक ने एक महत्वपूर्ण बात कही है कि जीवन केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना नहीं है, ये तो पशुओं का काम है। मानव जीवन में भी ये प्रवृत्तियां होती है क्योंकि वह भी पशु है, परंतु इसके उपरांत भी कुछ और है। उसमें कुछ ऐसी मनोवृत्तियां होती है जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती है, कुछ इस मेल में सहायक बन जाती है। अहंकार, क्रोध, द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियां हैं। यदि हम इन्हें ऐसे ही चलने दें तो हम निस्संदेह नाश और पतन की ओर जाएंगे। इसलिए हमें उन पर लगाम लगाना आवश्यक है, उस पर संयम रखना आवश्यक है, जिनसे वे अपनी सीमा से बाहर न जा सके। हम उन पर जितना संयम रखेंगे उतना ही हमारा जीवन मंगलमय बन सकता है। अर्थात हम अपने आप पर एक प्रकार से संयम रखना जीवन का मूल उद्देश्य होना आवश्यक है और जीवन वही आगे चलता है और पशुओं और हम में वही अंतर बन जाता है।
लेखक आगे कहते हैं, साहित्य सद्वृत्तियों को जगाता है। साहित्य सद्वृत्तियों को जगाता है। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्यों को खोलकर सद्वृत्तियों को जगाने का काम करता है। साहित्य मात्र मस्तिष्क की वस्तु नहीं, बल्कि वह हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल हो जाते हैं, वहाँ साहित्य बाजी मार लेता है। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देते हैं। अर्थात साहित्य सद्वृत्तियों को जगाने का काम करता है, अच्छी वृत्तियों को जगाने का काम करता है। अगला मुद्दा है, साहित्य से मानवता जागृत हो जाना। सही है कि लेखक का कहना भी यही है कि जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी कभी संदेह किया जाता है। कहा जाता है कि स्वभाव से जो अच्छे हैं वे अच्छे ही रहेंगे, चाहे कितना भी पढ़े। जो स्वभाव से बुरे हैं कितना भी पढ़े बुरे ही रहेंगे। किंतु सत्य यह नहीं है। इसे सत्य मान लेना मानव चरित्र को बदल देना होगा। लेखक उदाहरण देते हैं, नादिर शाह नामक जो राजा था वह अत्यंत निर्दयी और क्रूर था, जो खुलेआम दिल्ली में कत्लेआम कर रहा था। तब दिल्ली के इस नादिर शाह का एक वजीर था जिन्हें यह नादिर शाह की कत्लेआम पसंद नहीं थी। तब वह हथेलियों पर जान रखकर नादिर शाह के पास पहुंचा और एक शेर पढ़ा, कसे न मांद की दीगर तेगे नाज खुशी, मगर की जिंदा कुनी कलकराव बाज खुशी। इसका अर्थ हुआ कि तेरे प्रेम की तलवार ने अब किसी को जिंदा न छोड़ा, अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। तू मुर्दों को फिर जला दे और फिर उन्हें मारना शुरू कर दे। इस शेर का परिणाम यह हुआ कि नादिर शाह ने कत्लेआम बंद करने का हुक्म दे दिया। अर्थात साहित्य मानवता को जागृत कराने का काम, मानवता को जगाने का काम करता है, और जो मानवता या इंसानियत को जगाने वाला साहित्य ही सच्चा साहित्य है। इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण बात यहाँ प्रेमचंद जी ने कही है। लेखक आगे कहते हैं, साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित है। ठीक ही है कि साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार उससे प्रभावित होना वह असंभव है। उसकी विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं के कष्टों से व्याकुल हो जाती है। जैसे देश में जिस प्रकार की लहर उठती है उसी का वह परिणाम या प्रभाव साहित्य पर भी होता है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो स्वतंत्रता आंदोलन की झलक या प्रभाव सारे किसी भी भाषा के, भारतीय भाषा के साहित्य में हमें दिखाई देती है। उसी प्रकार लेखक एक उदाहरण देते हैं, टॉम काका की कुटिया गुलामी की प्रथा से व्यतीत हृदय की रचना है। आज उस प्रथा के समाप्त होने पर भी उसमें वो व्यापकता है, हम लोग उसे पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं। अर्थात साहित्यकार अपने देश काल से प्रभावित होता है और अपने युग से प्रभावित हुए बिना साहित्य लिखा नहीं जाता। इस प्रकार की एक महत्वपूर्ण बात लेखक ने कही है। लेखक आगे कहते हैं, साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब है, या सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता। प्रेमचंद जी कहते हैं, सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता, वह सदा नया बना रहता है। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते हैं,
पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है और मानव हृदय में तब्दीलियां नहीं होती। हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय आज भी हमारे मन पर उसी तरह अधिकृत है जैसे आदि कवि वाल्मीकि के समय में थे और कदाचित अनंत काल तक रहेंगे। रामायण महाभारत का समय अब नहीं है, किंतु यह ग्रंथ अभी तक नए हैं। साहित्य ही सच्चा इतिहास है, क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र होता है वैसा कोरे इतिहास में नहीं हो सकता। घटनाओं की तालिका इतिहास नहीं है और न राजाओं की लड़ाइयाँ में इतिहास है। इतिहास जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का नाम है। जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है, क्योंकि साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। अर्थात सच्चा साहित्य अमर होता है, जो कालातीत होता है, वह कभी पुराना नहीं होता। वह इस प्रकार की महत्वपूर्ण बात यह लेखक ने कही है और वह सच भी है। लेखक आगे कहते हैं, साहित्य सामाजिक आदर्शों का निर्माता या सृष्टा। साहित्य सामाजिक आदर्शों का सृष्टा है, निर्माता है। जब आदर्श ही भ्रष्ट हो गया तो समाज के पतन में बहुत दिन नहीं लगते। नई सभ्यता का जीवन 150 साल से अधिक नहीं, पर अभी यह संसार उससे तंग आ गया है, परंतु उसके बदले में उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं मिल रही है जिसे वहां स्थापित कर सके। उसकी दशा उस मनुष्य की तरह है जो यह समझ रहा है कि वह जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह ठीक रास्ता नहीं है, पर वह इतनी दूर जा चुका है कि अब लौटने की उसमें सामर्थ्य नहीं है। वह आगे ही जाएगा, चाहे उधर कोई समुद्र ही क्यों न हो। उसमें नैराश्य का हिंसक बल है, आशा की उदार शक्ति नहीं है। अर्थात साहित्य सामाजिक आदर्शों का वह निर्माता है और साहित्य के माध्यम से अगर सामाजिक आदर्श निर्माण नहीं होंगे तो वह साहित्य नहीं कहलाया जाएगा। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बात वह लेखक ने कही है। और जब आदर्श ही सब भ्रष्ट हो जाएंगे तो समाज का पतन होने में अधिक दिन नहीं लगते। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बात लेखक ने कही है। लेखक आगे कहते हैं, भारतीय साहित्य में त्याग और उत्सर्ग है। कैसा है कि किसी भी राष्ट्र के पास कुछ अपनी मूल्यवान संपत्ति होती है और उसके यह मूल्यवान संपत्ति उसके साहित्यिक आदर्श होते हैं। जैसे व्यास और वाल्मीकि ने जिन आदर्शों की रचना की वह आज भी भारत का सिर ऊंचा किए हुए है। राम अगर वाल्मीकि के ढांचे में न ढलते तो राम न रहते। सीता भी उसी सांचे में ढलकर सीता हुई है। यह सत्य है कि हम सभी ऐसे चरित्रों का निर्माण नहीं कर सकते, पर धन्वंतरी के एक होने पर भी संसार में वैद्यों की आवश्यकता है और रहेगी। साहित्य वही है जो मर्यादा का पालन करता है। अर्थात राम, सीता, जितने भी रामायण और महाभारत के पात्र हैं वह पात्र इसीलिए सच्चे बन गए हैं, इसीलिए सत्यवादी बन गए हैं, इसीलिए आदर्श बन गए हैं क्योंकि उन्हें उस साहित्यकार ने, रचनाकार ने उसे उसी प्रकार से निर्माण किया है। अर्थात भारतीय साहित्य में त्याग और उत्सर्ग की भावना है और वह निश्चित तौर पर हमें हमारे साहित्य में दिखाई देती है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बात लेखक ने कही है। आगे लेखक कहते हैं, साहित्य का निर्माण विध्वंस नहीं, साहित्य का नाम विध्वंस नहीं, निर्माण है। यानी साहित्य विध्वंस नहीं करता बल्कि निर्माण करता है।
अनेक लोग साहित्य का मर्म समझे बिना ही लिखना शुरू कर देते हैं। स्थायी साहित्य विध्वंस नहीं करता, वह तो निर्माण करता है। वह मानव चरित्र की कालिमाएं नहीं दिखाता, उसकी उज्ज्वलता दिखाता है। मकान गिराने वाला इंजीनियर नहीं कहलाता, बल्कि इंजीनियर निर्माण ही करता है। जिस प्रकार से मकान बनाना कला है, उसी प्रकार से साहित्य भी एक कला है। इसीलिए साहित्य का नाम बिगाड़ना नहीं, बल्कि निर्माण करना है। इसीलिए हम में से जो युवक साहित्य को अपने जीवन का ध्येय बनाना चाहते हैं, उन्हें बहुत आत्मसंयम की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपने को एक महान पद के लिए तैयार कर रहा है। चित्त की साधना, संयम, सौंदर्य तत्व का ज्ञान, इसकी अधिक आवश्यकता है। अर्थात साहित्य का काम निर्माण करना है, विध्वंस नहीं। यह मुद्दा यहाँ लेखक ने स्पष्ट किया है। लेखक आगे कहते हैं, साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। साहित्यकार को आदर्शवादी होना चाहिए। भावों का परिमार्जन भी उतना ही वांछनीय है। जब तक हमारे साहित्य से भी इस आदर्श तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारे साहित्य से मंगल की आशा नहीं की जा सकती। हमारे साहित्य के निर्माता विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य नहीं हैं। वाल्मीकि और व्यास दोनों तपस्वी थे। सूर और तुलसी भी मानते थे कि वे उपासक थे। कबीर भी तपस्वी थे। अर्थात साहित्यकार को आदर्श साहित्य निर्माण करने के लिए उन्हें भी आदर्शवादी होना आवश्यक है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बात लेखक ने कही है। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लेखक कहते हैं कि साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान है। हमारा साहित्य आज उन्नति नहीं करता है, तो इसका कारण यही है कि हमने साहित्य रचना के लिए कोई तैयारी नहीं की है। 2-4 नुक्के याद करके हकीम बन बैठे। साहित्य का उत्थान राष्ट्र का उत्थान होता है। और हमारे ईश्वर से यही याचना है कि हम सच्चे साहित्य से भी हम में से उत्पन्न हो, सच्चे तपस्वी उसमें से निर्माण हो जाए, सच्चे आत्मज्ञानी हो वह, ऐसा लेखक अंत में कहते हैं। अर्थात साहित्य का उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण हो, उत्थान हो, विकास हो, राष्ट्राभिमान निर्माण करना हो। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बात लेखक ने कही है। अंत में निष्कर्षता हम कह सकते हैं, प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने जीवन में साहित्य का स्थान कैसे महत्वपूर्ण है, इसे अत्यंत विस्तार से अंकित किया है। उनका कहना है, साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य में अगर जीवन का अंकन नहीं है, तो वह साहित्य नहीं है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसीलिए वो सुबोध है, सुगम है, मर्यादाओं से परिमित है। साहित्य का उद्देश्य आनंद के साथ साथ सत्य और सुंदर का निर्माण करना भी है। सद्वृत्तियों को जगाना है, जिससे मनुष्य जीवन जागृत होता है। साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। इसीलिए साहित्यकार को सामाजिक स्रष्टा कहा जाता है और उनका निर्माण साहित्य और साहित्यकार का काम विध्वंस करना नहीं, बल्कि निर्माण करना है, जिससे राष्ट्र का उत्थान होना आवश्यक है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण बात लेखक ने कही है। अर्थात आज यह निबंध अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि आज एक ओर साहित्य मात्र मनोरंजन की प्रवृत्ति की ओर देखने की प्रवृत्ति एक ओर निर्माण हो रही है, तो ऐसी अवस्था में साहित्य मात्र मनोरंजन नहीं है, साहित्य मात्र कल्पना की गुलछरे उड़ाना साहित्य नहीं है, बल्कि साहित्य के माध्यम से एक प्रकार से जीवन का सच्चा अंकन होना आवश्यक है। इस प्रकार की बात
लेखक ने इस निबंध के माध्यम से कही है और निश्चित ही यह निबंध आज के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।